गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं डिमेरिट्स ऑफ एमएनसीज, माने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हमारे देश को, गृह देश को होने वाली जो हानियां हैं उनको हम करने वाले हैं। बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। मल्टीनेशनल माने एक से ज्यादा नेशंस में जो कंपनी अपना व्यापार करती है, बिजनेस करती है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मैंने बताया था आपको इसमें जो मुख्य जो हमारा ऑफिस है, जो हेड ऑफिस हमारा है, वो हमारा एक देश में होता है जिसको हमें होम कंट्री कहते हैं, और दूसरा जो हमारे ब्रांचेज हैं वो अन्य देशों में होती है जिनको हमें होस्ट कंट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होस्ट कंट्रीज हमारी हैं उनको क्या नुकसान पहुंचता है, क्या उनको हानियां होती है जब उनके यहाँ कोई एमएनसी आके व्यापार करती है, तो वो हम करने वाले हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने एमएनसी से जो लाभ मिलते हैं होस्ट कंट्रीज को वो हमने करे थे, और आज हम करने वाले कि से हानियां क्या मिलती हैं। तो एक एक करके यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले है घरेलू उद्योगों को खतरा। हम सभी जानते हैं कि जो एमएनसीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग विभिन्न देशों में व्यापार करना है, तो ऐसी कंपनी ही, ऐसा संगठन ही ऐसा कर सकता है जिसके पास जो है पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन हो। इनके पास बहुत सारे वित्तीय संसाधन होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। और जब किसी कंपनी के पास इतने वित्तीय रिसोर्सेज होते हैं, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, तो वो क्या करती है, नवीनतम तकनीक, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करती है। माने इनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ उच्च स्तर पर विज्ञापन, क्योंकि इनके पास वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज स्केल पे एडवर्टीजमेंट करते हैं। ऐसा माना गया है कि जो भी हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की कुल लागत का, टोटल कॉस्ट का 80% किस पे खर्च करती है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। माने अगर 10 रुपए की कोई वस्तु है, प्राइस उसका है जो आपको मिल रही है, तो ये मान के चलिए कि वो जो है सिर्फ 2 रुपए की उसको बनाने पे लागत आई है, 8 रुपए जो है वो किस चीज के हैं, विज्ञापन के हैं। ये उस थ्योरी पे काम करती है कि जो दिखता है वो बिकता है। माने कस्टमर्स के माइंड में एक इमेज बना देती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वो कस्टमर जब भी किसी शॉप पे जाता है परचेज करने के लिए तो उसी प्रोडक्ट को जो है वो मांगता है। आप सभी से भी अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम पूछें, अगर हम आपसे जो है किसी कोल्ड ड्रिंक के बारे में पूछें, तो डेफिनेटली चाहे जो है सबसे पहला नाम, दूसरा नाम उन्हीं प्रोडक्ट्स का आएगा जिनकी आप एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखते हैं। जैसे आजकल अगर हम देखें तो माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ये नाम बच्चों के जुबान पे आते हैं क्योंकि इन्हीं की ज्यादा विज्ञापन वो देखते हैं। अगर कुछ समय पहले की हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक का मतलब ही कोका कोला या पेप्सी समझा जाता था। इसी प्रकार से अगर हम टूथपेस्ट, मैं आपको कहूँगी टूथपेस्ट का नाम बताइए, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो कोलगेट और पेप्सोडेंट का ही नाम लेंगे, जबकि टूथपेस्ट बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनियां बड़े स्तर पे विज्ञापन करती हैं, तो विज्ञापन का इतना ज्यादा असर पड़ता है। और चूंकि विज्ञापन करने के लिए हमें अधिक पैसे की आवश्यकता होती है और इन कंपनियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये ज्यादा विज्ञापन भी करते हैं। बड़े स्तर पर उत्पादन, मैंने अभी बताया कि विज्ञापन करने से जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होते हैं इनकी प्रोडक्ट्स की तरफ, माने इनकी जो मांग है उत्पादों की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उस मांग को पूरा करने के लिए ये भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, बड़े स्तर पे उत्पादन करते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब ये बड़े स्तर पे उत्पादन करते हैं तो जो इनके पास मशीनें हैं, मटेरियल है, मैन है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, उनका पूरा यूज होता है, और जो प्रति इकाई लागत हमारी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सस्ती कीमतों पे भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। जबकि अगर हम घरेलू उद्योगों की बात करें बच्चों, तो घरेलू उद्योगों के पास सबसे बड़ी कमी वित्तीय संसाधनों की ही है। और जब इनके पास वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं तो ये चाहकर भी नवीनतम तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकती हैं,
ये जो हमारी श्रम प्रदान जो तकनीक हमारी है उसका प्रयोग करती हैं, ये कैपिटल ओरिएंटेड टेक्निक का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि इनके उत्पाद जो होते हैं वो हमारे दिखने में इतने अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा, अगर हम आगे देखें, इनके पास पैसे की कमी है तो ये विज्ञापन भी नहीं कर पाती है, तो लोगों को इनके उत्पादों के विषय में जानकारी ही नहीं होती है। और इसके साथ साथ चूंकि इनकी जो उनके कस्टमर हमको जानकारी ही नहीं होती है तो डिमांड कम होती है, और डिमांड कम होने की वजह से इनको मजबूरी में कम उत्पादन करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो इनके पास संसाधन है उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता, और पर यूनिट कॉस्ट जो हमारी है, प्रति इकाई लागत वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और इन्हें मजबूरी में ज्यादा कीमतें रखनी पड़ती हैं। और इसकी वजह से ये उद्योग जो है वो अपना सामान बेचने में असमर्थ होते हैं, और धीरे धीरे इनको मार्केट से बाहर जाना पड़ता है। तो जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी प्रतियोगिता का सामना घरेलू उद्योग हमारे नहीं कर पाते, और धीरे धीरे हमारी जो घरेलू जो हमारी उद्योग है, हमारी जो होम इकोनॉमी है, उसको इससे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट हम देखें लाभों की गृह देश में वापसी। हम मान लेते हैं कोई अमेरिका की कंपनी है और वो हमारे यहाँ पे बिजनेस करती है, तो उसको जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो अमेरिका में ही जाएंगे, हमारे गृह देश में, होम कंट्री में जाएंगे, क्योंकि ओनर जो है वो किस देश का है, अमेरिका का है। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो मुद्रा है, जो हमारी करेंसी है, वो कहाँ जाएगी, हमारी विदेशों में चली जाएगी। जो विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फॉरेन करेंसी हमारे पास से कम हो जाएगी। और ऐसा होने की वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा है वो हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार से कम हो जाते हैं, और जो रुपये की वैल्यू हमारी है वो हमारी गिर जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप। ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कहाँ अपना बिजनेस करती है, किन देशों में बिजनेस करती है, वहां पे बिजनेस करती है जो या तो अल्प विकसित देश है या फिर वो विकासशील देश है। क्यों? क्योंकि उन देशों के पास संसाधन तो है प्रचुर मात्रा में, लेकिन वो अच्छी तकनीक ना होने की वजह से उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज। दूसरा क्या कि उन देशों में ज्यादातर जो है एक विशेषता पाई जाती है कि जनसंख्या ज्यादा होती है, और ये अपने बाजार को बढ़ाने के लिए ऐसे देशों को ही टारगेट बनाते हैं जहां पे संसाधन प्रचुर मात्रा में है, गरीब देश है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, और उनके कस्टमर जो है बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। अब इस केस में अगर हम देखें तो जैसे कि हमारे देश में भी, इंडिया में भी बहुत सारी एमएनसीज हैं बाहर की जो काम कर रही है, और भी जो देश अपेक्षित है वहां पे भी वो काम में करती हैं और उनके संसाधनों का शोषण करती है। अब इससे जो वहां की राजनीति, हम सभी जानते हैं कि जो एमएनसीज हैं जब भी वहां पे कार्य करेगी तो वहां की जो कार्य की दशाएं हैं वो निर्भर करेंगी सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो टैक्सीज लगाए जाते हैं, या जिन वस्तुओं की जो है ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है लोगों को खरीदने के लिए। जैसे कि आजकल अगर हम देखें तो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो सभी के पास है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई डिजिटलाइजेशन की। अब इसमें उन कंपनियों को अपॉर्चुनिटी मिली जो इस सेक्टर में काम कर रही थी, और उन्होंने अपने व्यवसाय को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। माने सरकार जिस तरह के निर्णय लेगी बच्चों, उसी तरह का असर व्यवसाय के ऊपर पड़ेगा। और ये एमएनसीज भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं, और चूंकि इनके पास वित्तीय जो हमारे संसाधनों बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वहां की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वित्तीय संसाधन देती है, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि चुनाव है तो चुनाव में उनको सहायता देती है, और ऐसा करके ये उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है, एक गुप्त समझौता कर लेती है कि जब भी वो सरकार में आएगी वो पार्टी, तो वो ऐसे निर्णय लेगी जिससे उस एमएनसी को फायदा पहुंचेगा। तो इससे हमारे देश को क्या नुकसान होने वाला है कि जो यहाँ की घरेलू कंपनियां या फिर यहाँ की जनता जो है उसके वेलफेयर के लिए डिसीजन ना लेके
उन एमएनसीज को फायदा देने वाले डिसीजन लिए जाते हैं। ये एमएनसी का सबसे बड़ा और खतरनाक जो है इसका एक हानि है। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संसाधनों या साधनों का शोषण। हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे अल्पविकसित और जो है विकासशील देश है, उनके पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन उनको प्रयोग करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, उनका ग्रहण करने के लिए, उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए जो है टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत एक अमीर देश है, भारत एक अमीर देश है, परंतु इसमें रहने वाले लोग गरीब है। अब ऐसा कैसे होता है कि देश अमीर है लेकिन रहने वाले लोग गरीब है? क्यों? क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्या भारत में सोना अधिक था? नहीं, भारत में सिर्फ सोना नहीं, भारत में सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि उन संसाधनों का हम प्रयोग कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक अमीर देश है लेकिन इसमें रहने वाले लोग गरीब हैं, और उन्हीं संसाधनों का ये विदेशी कंपनियां, ये एमएनसीज फायदा उठाने के लिए हमारे देश में एंटर करती है। अब ठीक है भी, आप ये कहोगे कि जी प्राकृतिक संसाधन है, अब कोई तो यूज करेगा। जब हमारे देश की जो घरेलू कंपनियां हैं वो यूज नहीं कर सकती है तो विदेशी कंपनियां यूज करेंगी, इसमें गलत क्या है? अब इसमें अगर हम गलत देखें बच्चों, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वो केवल किसी एक जनरेशन के लिए नहीं बनाया है, वो सभी जनरेशन के लिए, सदियों के लिए प्रकृति ने बनाया है कि सभी उसको, आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसको यूज करती रहे। अगर उसका हम अधिक दोहन कर लेंगे, उसका हम जो है गलत प्रयोग करेंगे, माने जितनी आवश्यकता हमें है उससे ज्यादा अगर हम प्रयोग करेंगे उसका, तो डेफिनेटली वो संसाधन हमारे खत्म हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। और आज के युग में हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं। मान लेते हैं कि भी 5 व्यक्ति हैं और उनके लिए हम सभी के लिए जो है हम सेब लेके आए हैं, तो अगर एक आदमी ही उसमें से अधिकतर सेब खा जाएगा या सारी खा जाएगा, तो जो 4 आदमी तो भूखे रह जाएंगे ना। तो वही चीज हमारी यहाँ पे भी है कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन ये जो एमएनसीज हैं, ये अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए ये क्या करती हैं? उन संसाधनों का दोहन करती हैं, शोषण करती हैं, जिससे कि जो हमारा जो होस्ट कंट्रीज है उनकी आने वाली पीढ़ियों को इससे नुकसान मिलेगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो गरीब लोगों का तो कोई लाभ नहीं। ये जो कंपनीज है बच्चों, ये क्या करती है? ये किस तरह का सामान बनाती हैं? ऐसा सामान बनाती है जिसको अमीर लोग खरीदते हैं, जैसे कि श्रृंगार का सामान। अब गरीब आदमी के पास पेट भरने के लिए पैसा है नहीं, तो श्रृंगार कहाँ से करेगा? इसके अलावा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, गरीब आदमी तो जो है लस्सी दूध यही पिएगा, जो अमीर आदमी है वो क्या पिएंगे? कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। इसके अलावा जो चॉकलेट वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं ये अमीरों के लिए है। माने गरीब आदमियों को जो है एमएनसी से कोई लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, घरेलू उद्योगों को खतरे में अगर देखें तो अधिक वित्तीय संसाधन होते हैं एमएनसी के पास, इसलिए वो नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं, उच्च स्तर पर विज्ञापन करते हैं, इसकी वजह से मांग बढ़ती है, उसकी वजह से बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं और इसी के कारण कम उत्पादन लागत उनकी आती है और ये कम प्राइस पे बेच सकते हैं। अगर हम लाभों का गृहदेश में वापसी, तो मैंने लिखा कि जो विदेशी विनियोग है और कोष जो हमारे पास है वो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो हमारा कम हो जाता है। स्थानीय राजनीति में संक्षेप, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको वित्तीय सहायता देती है और उनके निर्णय को क्या करती है? फिर प्रभावित करती है जब वो सरकार में आ जाती है। प्राकृतिक साधनों का शोषण, तो प्राकृतिक साधनों का जो साधन हमारे सीमित साधन है उनका अनुचित उपयोग ये करती है। और लास्ट हमारा ये श्रृंगार का सामान, पेय पदार्थ, चॉकलेट वगैरह बनाती है जो कि अमीर आदमियों की जरूरत का सामान है, तो गरीब आदमियों को इनसे कोई फायदा नहीं मिलता है। अगर हम संक्षेप में देखें, लास्ट में कंक्लूजन निकालें, तो अगर इनकी इतनी हानियां हमारे जो है देश को है या जो भी उस कंट्रीज है उनको है, तो फिर हम क्या करें? क्या इनको डिसअलाउ कर दें? क्या हम इन पर प्रतिबंध लगा दें? नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे रोजगार भी हमारा बढ़ता है। हमने देखा था हमारे यहाँ के जो संसाधन है उनका भी उचित उनका प्रयोग भी होता है, वो ऐसे नहीं रहते कि जिनका यूटिलाइजेशन ना हो, निर्यात भी बढ़ता है। तो फिर हम क्या करें?
अगर हम कंक्लूजन में देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे हमारा नियंत्रण है, जैसे कि चाइना अपनी सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे नियंत्रण करता है, तो ये उसे फायदा देंगी। लेकिन अगर कोई देश इनके नियंत्रण में आ जाता है, जैसे कि भारत की हम बात करें, तो हम एमएनसीज के ही नियंत्रण में काम करने लग जाते हैं, तो जो है ये देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को और इसके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू। बीच में